नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। वेलकम टू लर्न स्मार्ट एडू चैनल। मेरा नाम है अंशुमन सरकार। दोस्तों, शतरंज का खेल बांग्लादेश में खेला जा रहा था। कई देश उस खेल में शामिल थे। अपने अपने प्यादे उन्होंने चलाए। खेल अच्छे से चल रहा था। अब इस खेल में बाहर बैठ के कौन देख रहा था? बाहर बैठ के भारत देख रहा। अब खेल के मैदान में भारत ने पहला कदम रखा हुआ है। ये कल की बात है। हमारे भारत के जो दूतावास है बांग्लादेश में, हाई कमिश्नर प्रणय कुमार वर्मा साहब, वो गए मिलने बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के जो जनरल सेक्रेटरी है फकरुल इस्लाम आलमगीर, उनसे मिलने गए। एक कर्टेसी कॉल था, बहुत सारी बातें हुई। मीटिंग के बाद खुद आलमगीर साहब निकले बाहर और उन्होंने प्रेस से कुछ बातें कही। उन्होंने कहा, आई कोट, वी डिस्कस्ड हाउ टू डीपन रिलेशंस विद बांग्लादेश। वी रेज्ड इश्यूज such as water sharing and the urgent need to address this problem. We also talked about the necessity of ending border killings and addressing security concerns. एक कर्टेसी कॉल में जो मीटिंग्स में होती है, उन्होंने कहा कि हम जो वाटर शेयरिंग चल रहा है भारत के बीच में, वो उसके बारे में बात की और जो एकदम से अर्जेंट जो प्रॉब्लम्स है उसको कैसे निपटाया जाए उस बारे में बात की। और उन्होंने कहा कि ये जो बॉर्डर में जैसे कि बांग्लादेश से भारत घुसपैठ करने की कोशिश कर रहा है, उसके नतीजे में भारत के यहाँ से बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स वाले गोली चला रहे हैं, तो कुछ निहत्थे मारे गए थे। तो इसको लेके भी चर्चा हुई थी। तो बेसिकली सिक्योरिटी कंसर्न्स को लेके भी चर्चा हुई है। और उन्होंने, आलमगीर साहब ने ये भी कहा कि भारत के जो हाई कमिश्नर जो वर्मा साहब है, उन्होंने आश्वासन दिया है कि सारे इश्यूज पे गौर किया जाएगा और जल्द से जल्द ये निपटाया जाएगा। देखिए, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी भी चाहता है कि भारत के साथ एक अच्छा जो कोऑपरेशन है वो बने रहे। और उन्होंने ये भी कहा कि भारत जो है, दे हैव बिन, आई कोट, they have been in contact and wish to enhance relations with political parties including the BNP to foster better understanding and cooperation. इसका मतलब भारत अभी इच्छुक है कि दूसरे राजनीतिक दलों के साथ भी अच्छे संबंध बनाए, जैसे कि बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के साथ बना रही है। अब भारत का एक डिसीजन क्यों आया? दोस्तों, बांग्लादेश जो है अभी अराजकता के ओर बहुत जल्दी से गति कर रहा है। कुछ भी सही नहीं है अभी बांग्लादेश के भीतर। अगर अभी देखा जाए, कुछ भी सही नहीं है। दायां हाथ क्या कर रहा है बायां हाथ को पता नहीं है, बाएं हाथ क्या कर रहा है दाएं हाथ को पता नहीं है। ये नौबत है अभी बांग्लादेश के भीतर। अगर इसी तरह से बांग्लादेश चलता रहा तो बहुत बुरे हो सकता है आगे चल के। देखिए, दूसरे देश क्या हुआ, तुरंत जब अराजकता में अभी अराजकता से उभरा नहीं है बांग्लादेश, लेकिन जितने भी देश हैं वो पहले पहुंच गए कैसे हम उनके साथ बिजनेस करें, कैसे हम मुनाफा कमाएं बांग्लादेश के साथ। कोई एक स्थिर सरकार नहीं है, कोई एक कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड कोई सरकार नहीं है बांग्लादेश में। फिर भी जो बाहर के देश है, उनको अभी बांग्लादेश के जो इंटरिम गवर्नमेंट है उसके साथ कैसे हम दोस्ती करें और कैसे हम प्रोजेक्ट्स ले और काम शुरू करें और अपना जो है मुनाफा कैसे कमाएं। ये बेसिकली जो देश इन बांग्लादेश के साथ अभी जो दोस्ती कर रहे हैं इमीडिएटली, वो उनका यही जो है इंटरेस्ट है। लेकिन बांग्लादेश में जो अभी तो जो सरकार है, मैंने जैसे कहा है कि कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड नहीं है। अब ये क्या कर रही है, ये मनमानी कर रही है। जो भी डिसीजन है अपने से ही ले रही है, ना किसी स्टेक होल्डर से कोई कंसल्ट करना, कुछ करना। जो चाहे मर्जी अपने मर्जी से वो कर रहा है। अब ये बिगड़ती हुई स्थिति में बांग्लादेश जो है कुछ भी सही नहीं चल रहा है। मॉब वायलेंस एकदम रैम्पेंट है बांग्लादेश में। उसके ऊपर स्टूडेंट्स ग्रुप जो है वो समझ रहे हैं कि अभी वो जो करेंगे वो सही है और वो वैसे ही कुछ भी कर रहे हैं। उसके ऊपर माइनॉरिटीज के ऊपर ज़्यादा अभी थ्रेट्स और बढ़ गए हैं। अभी हाल फिलहाल में की जो एग्जांपल है वो 3-4 दिनों पहले की बात है, जो चिटागोंग हिल ट्रैक्ट रीजन में जो
खागोड़ा छोड़ी और रंगामाटी, वहाँ पे क्या हुआ? वहाँ पे चकमा जो जो ट्राइब्स हैं, उनके ऊपर जो इस्लामिक जो ग्रुप्स जो थे, उन्होंने अटैक्स की हैं। बहुत सारे वो डिस्ट्रक्शन हुई है घरों का, दुकानों का, ये सारी चीज़ों का। तो अभी चिटागोंग हिल ट्रैक्ट रीजन को का जो डेमोग्राफी है, जो जो लोग वहाँ ओरिजिनल जो लोग हैं, उनको उनको ख़त्म करने के लिए 1979 में ज़ियाउर रहमान ने क्या किया था? 5 लाख मुसलमानों को लेके वहाँ बिठा दिया था और उन्होंने कहा कि यहाँ पे आबादी बढ़ाओ और इन चकमाओं को यहाँ से मार के भगाओ। यही किया था। आज के डेट में ऐसा एक गाँव है चिटागोंग हिल ट्रैक्ट रीजन में, जो कि जैसे कि खलीफत चलती है मिडल ईस्ट में, उसी तरह से वहाँ पे वो गाँव चलता है। वहाँ पे कोई रूल ऑफ लॉ नहीं है उस गाँव में। अगर बांग्लादेश गवर्नमेंट को पता नहीं है तो मैंने ये इन्फॉर्मेशन दी है, वो खोजबीन कर ले। तो इसके अलावा अब क्या है ना, चकमास जो हैं, जो हमारे देश के भीतर जो चकमा रहते हैं, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने एक चिट्ठी लिखी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को। उन्होंने कहा कि देखिए, चकमा जो है बांग्लादेश के भीतर असुरक्षित है, तो वो कुछ सुरक्षा प्रदान नहीं कर रही है, जो कि इंटरिम गवर्नमेंट अभी है बांग्लादेश के भीतर। तो एक काम करिए, आप कुछ एक स्टेप लीजिए और जो है बांग्लादेश के साथ जो डिप्लोमेटिक टाइज जो है उसको डाउनग्रेड कर दीजिए। तो भारत के भीतर से भी ये अभी दबाव बन रहा है सरकार के ऊपर। अब मैंने जब कहा माइनॉरिटीज आर अंडर थ्रेट, तो हिंदूज आर ट्रिमेंडसली अंडर थ्रेट एट दिस मोमेंट। क्यों मैं बता रहा हूँ? देखिए, जब हिंदुओं ने जब प्रोटेस्ट किया था, एक काउंटर प्रोटेस्ट किया था सितंबर 5-6 तारीख को ढाका शहर में, उसके अगले ही दिन खुलना में दुर्गा पूजा जो ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, पंडाल के ऑर्गेनाइजर्स को एक धमकी भरा पत्र आया कि हमें 5 लाख रुपए दीजिए, टाका दीजिए, तभी जाके हम आपको दुर्गा पूजा करने के लिए अलाउ करेंगे। तो ये धमकी भरा खत में ये भी लिखा गया था कि अगर आप लोग पुलिस या प्रशासन के पास गए तो आपका सर धड़ अलग कर दिया जाएगा। ये भी चेतावनी दी गई थी और ये कहा गया था कि हम एक जगह बताएंगे जहाँ पे आप वो 5 लाख टाका लेके वहाँ रख के जाएंगे, हमें मिल गया तो हम फिर आपको पूजा करने के लिए अलाउ करेंगे। तो ये है परिस्थिति। ये चिट्ठी उन्होंने भेजी थी सितंबर 7 तारीख को इसी महीने। तो ये परिस्थिति है। माने हिंदू तो माइनॉरिटीज में सबसे मेजर ग्रुप है हिंदूज। तो यही असुरक्षित है बांग्लादेश के भीतर। इसका मतलब ये इंटरिम गवर्नमेंट क्या चला रहे हैं बांग्लादेश में। और ऊपर से जो है वो स्टूडेंट्स जो है वो क्या कर रहे हैं, वो मॉब जस्टिस कर रहे हैं। अभी 1-2 दिन की बात है, एक अवामी लीग के एक लीडर को पीट के मार दिया। उसके घर के पीछे उसको फ़ोन करके बुलाया, उसके घर के पीछे उसको बुला के फिर मार दिया। ये पॉलिटिकल किलिंग्स और जो इनोसेंट्स को जो मारना अभी एक नॉर्मल हो गया है बांग्लादेश के भीतर। अगर आप लोगों को याद होगा, मैंने जो पिछले वीडियो बनाए थे बांग्लादेश के ऊपर, उसमें मैंने एक जिक्र किया था कि जो भी क्रिटिसाइज करके प्रेस वाले गवर्नमेंट अभी का इंटरिम गवर्नमेंट के ऊपर कोई भी अगर लिखेगा, तो वो जो स्टूडेंट लीडर्स जो अभी सरकार में हैं, वो अपने लड़के भेज के उनको जबरन इस्तीफा दिलाएंगे। और वही बात घटी है। अभी एक डिफेंस जर्नलिस्ट एसोसिएशन ऑफ बांग्लादेश DJAB के जो प्रेसिडेंट हैं आलमगीर हुसैन, वो कौन थे? वो चीफ न्यूज़ एडिटर हैं। ये उनका एक यहाँ डेली है जो प्रकाशित होती है, उसका नाम है शमयर आलो। उनको जबरन स्टूडेंट्स 40-50 स्टूडेंट्स उनके ऑफिस में घुस गए। घुसने के बाद उनको फोर्स किया कि तुम भाई अभी रेजिग्नेशन दो और घर जाओ। और जबरन ये स्टूडेंट्स जो घुसे थे उस ऑफिस के भीतर, उन्होंने उनको रिज़ाइन करवाया और ज़बरदस्ती धकेल के बाहर भेज दिया। तो ये परिस्थिति है। ये जो
यूनुस साहब है, मैंने कहा ना कि दायां हाथ क्या कर रहा है बाएं हाथ को नहीं पता है, तो यूनुस साहब को कोई पता ही नहीं है कुछ क्या चल रहा है उनके देश में, क्यों बैठाया गया है, आगे चल के मैं चर्चा करूंगा। तो ये जो मैंने अभी घटनाएं गिनाए हैं, इससे आपको पता चल गया होगा कि ये सिर्फ एक ढाका शहर की तो घटना नहीं है, ये पूरे बांग्लादेश में घट रही है। तो आज के डेट में हर रोज बांग्लादेश में मॉब जस्टिस चल रहा है। दोस्तों, पिछले वीडियो में मैंने यूनुस साहब के बारे में जिक्र किया था कि देखिए वो तो एक पॉलिटिशियन नहीं है, वो ना ही एडमिनिस्ट्रेटर है, वो क्या थे, वो एक प्रोफेसर थे यूनिवर्सिटी के। उसके बाद उन्होंने एक बैंक खुला, बैंक चलाया। तो अगर देखा जाए, देखिए उनका जो नीयत है वो साफ होगा, वो चाहते हैं कि बांग्लादेश सही रास्ते पे आए। लेकिन उनको जो घिरे हुए हैं ना लोग, क्या वो सही लोग हैं? 84 वर्षीय हैं यूनुस साहब, 84 वर्ष की उम्र में यू कैनॉट एक्सपेक्ट, आप ऐसे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं कि कोई भी इंसान एकदम हर काम में नजर डाले, ये हो ही नहीं सकता। और उनको घिरा हुआ कौन है? घिरा हुआ है बेसिकली, अगर मैं बताऊं तो ये जो 6 लोग हैं ना, ये बेसिकली उनको चला रहे हैं। 3 है आर्मी से लोग, और 3 है जो एक प्रोफेसर है, और वो 2 लड़के हैं। ये जो 3 आर्मी के लोग मैं बता रहा हूँ, एक तो है स्पेशल असिस्टेंट टू द चीफ एडवाइजर, मतलब उनके स्पेशल असिस्टेंट है, वो है अब्दुल हाफिज। वो कौन थे? वो लेफ्टिनेंट जनरल थे बांग्लादेश आर्मी के। उसके साथ और एक स्पेशल असिस्टेंट है, वो जो स्टूडेंट लीडर, वो एक है। फिर दूसरा जो है जो शिपिंग का जो एडवाइजर है, शिपिंग, टेक्सटाइल और जूट का, उनका नाम क्या है? एम शखावत हुसैन। वो कौन थे? ब्रिगेडियर जनरल है बांग्लादेश आर्मी के, रिटायर्ड। उसके बाद एग्रीकल्चर और होम अफेयर्स, उसके एडवाइजर कौन है? वो है जहांगीर आलम चौधरी। वो कौन थे? रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल ऑफ बांग्लादेश आर्मी और फॉर्मर डायरेक्टर जनरल ऑफ बांग्लादेश राइफल्स। उसके अलावा तो ये आसिफ नजरुल प्रोफेसर लॉ का था, वो अभी लॉ मिनिस्टर बना हुआ है। और ये नाहिद इस्लाम, और ये आरिफ मोहम्मद या आसिफ मोहम्मद जो भी है उसका नाम, वो INB इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, और वो यूथ एंड स्पोर्ट्स अफेयर्स। तो ये लोग बेसिकली उनको घेरे हुए हैं। उसके अलावा मोहम्मद यूनुस साहब के खुद के बैंक के एक मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, वो थी महिला मोहतरमा, वो हैं वुमेन हेल्थ एंड चाइल्ड वेलफेयर, शायद उसी डिपार्टमेंट को। तो वो तो घिरे हुए हैं ऐसे लोगों के साथ, वो तो उसके आगे वो देख ही नहीं सकते, क्यों ऐसे घिरे हुए हैं, उसके पीछे क्या हो रहा है किसी को कानो कान खबर नहीं है। ऊपर से आर्मी के लोग किससे ऑर्डर्स ले रहे हैं वो भी पता नहीं। तो देखिए ये जो है, जो बोलते हैं ना, ये जो पपेट का जो स्ट्रिंग्स कौन खींच रहा है पीछे से ये गवर्नमेंट चलाने के लिए, नोबडी नोज। इसका मतलब ये है कि ये एक डायरेक्शनलेस गवर्नमेंट है, सिर्फ एक नाम का वास्ते एक गवर्नमेंट चल रहा है। अब बांग्लादेश के सामने अभी इमीडिएट जो है प्रॉब्लम्स ये है कि भारत और बांग्लादेश का जो रिलेशनशिप है वो कैसे पटरी पे आए। क्यों मैं बता रहा हूँ? क्योंकि जो बांग्लादेश के पास अभी अभी $1 बिलियन के जो बकाया बाकी है, जो इलेक्ट्रिसिटी बिल भारत के कंपनीज को देने, $1 बिलियन। बांग्लादेश के पास $1 बिलियन का फॉरेक्स नहीं है, मतलब डॉलर्स नहीं है, वो पेमेंट कर सकें भारत की कंपनी को। और उन्होंने एक ऐसी बात कर दी कि बहुत ही, मतलब ये बात करनी नहीं चाहिए थी। उन्होंने क्या कहा कि वी विल रिव्यू द 2017 एग्रीमेंट विद पावर, अदानी पावर, मतलब अदानी पावर के साथ जो एग्रीमेंट हुआ था इलेक्ट्रिसिटी एग्रीमेंट, वो उसको हम रिव्यू करेंगे। रिव्यू कीजिए। अदानी ने अभी क्या कर दिया? अदानी ने ये किया कि झारखंड प्लांट से जो जा रहा था बांग्लादेश को इलेक्ट्रिसिटी 1600 मेगावाट का सीधे इलेक्ट्रिसिटी, वो भारत के भीतर अभी रीडिस्ट्रीब्यूशन लाइन्स उसने अपनी बनाने शुरू कर दिया, वो रीडिस्ट्रीब्यूट कर देगा भारत के भीतर ही, पावर दूसरे स्टेट्स को बेच देगा पावर। अब आएगा मजा। देखिए
बगैर सोचे समझे ये सारी चीज़ें अगला आप लोग करोगे तो यही दिक्कत होगी। अब क्या हुआ, अब बांग्लादेश क्या कर रहा है, अब बोल रहा है कि हम नेपाल से पावर खरीदेंगे। नेपाल से कितनी पावर आप खरीदोगे? 40 मेगावाट पावर खरीदोगे। 40 मेगावाट आपका क्या होगा? अब जो भी है ठीक है, बांग्लादेश को नेपाल बेचने के लिए तैयार होगा। इलेक्ट्रिसिटी जाएगा कहाँ से? भारत होके जाएगा। भारत होके जाएगा मतलब भारत से मंजूरी चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए। और ऊपर से भारत की इलेक्ट्रिसिटी कंपनीज़ को पैसे देने में सक्षम नहीं है अभी बांग्लादेश की सरकार। वो कैसे नेपाल के गवर्नमेंट को ये जो 40 मेगावाट खरीदेगी बिजली, उसके पैसे भरेगा? सोचने वाली बात है। मैं नहीं कह रहा कि भारत को रोकना चाहिए बांग्लादेश को बिजली ना पहुँचे नेपाल से, या अदानी पावर जो है बिजली देना बंद कर दे। भारत क्यों चाहेगा ये बात? हमारे जो है नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी है भारत का हर वक्त। आप जितना एंटी इंडिया प्रोपागेंडा कीजिए, जो भी कीजिए, भारत के बगैर आप का देश चलना थोड़ा कठिन होगा। अब श्रीलंका जो है, अभी श्रीलंका के जो नए जो प्रेसिडेंट अभी इलेक्ट जो बने हैं, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि भारत के बगैर चलना मुश्किल है। तो भारत के हर पड़ोसी देश ये सोचना चाहिए उनको कि बगैर भारत के चलना थोड़ा कठिन होगा। अब बांग्लादेश, देखिए, देर आए दुरुस्त आए, बात अच्छी बात है, लेकिन कितना का भी काम आएगा? आपने तो जो करना था डैमेज कर चुके हैं। आपने क्या किया? आपने कहा कि ठीक है, हम 3000 टन जो है हिल्सा, जो इलिश माछ, हम भारत को भेजेंगे क्योंकि वहाँ दुर्गा पूजा है। और उसमें राइडर क्या डाला कि भारत के लोग हिल्सा खाना चाहता है पद्मा नदी का। क्यों? क्योंकि पद्मा नदी का जो हिल्सा जो है बहुत टेस्टी है, और भारत के लोग बगैर पद्मा नदी के हिल्सा खा के वो खुश नहीं होंगे। देखिए, हिल्सा जो फिश है खूब एक बहुत कम लोग खाते हैं, सिर्फ वेस्ट बंगाल या आस पड़ोस के जो राज्य हैं वहाँ के लोग ही खाते हैं। और हिल्सा जो है फिश, जैसे कि दिल्ली में सीआर पार्क के मार्केट नंबर 1 में भी हिल्सा मिलता। मैं भी पद्मा नदी का हिल्सा खाया हूँ। कोई भारत के जो हिल्सा या पद्मा का हिल्सा में कोई फ़र्क नहीं है टेस्ट में। ये जो है ब्रांडिंग करके जो बेचना है, वो सिर्फ एक साइकी है। दिमाग में बैठ गया है कि पद्मा का इलिशी अच्छा है, बहुत टेस्टी है, इसीलिए उसको खाना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं है। हिल्सा का टेस्ट वही है, सिर्फ एक ह्यूमन साइकी है, वो काम करता है। तो अब जो आप लोगों ने ये किया है, ऊपर से आप देखिए, आपके यहाँ तो किसी ने केस कर दिया कि भारत को क्यों हिल्सा भेज रहे हो, हमारे देश में हिल्सा खाने को नहीं मिलता है। और भारत के पास बहुत हिल्सा है, वो खा सकता है अपना हिल्सा। ठीक है, उन्होंने भी सही किया है, केस कीजिए, आपका कोर्ट जो ऑर्डर करेगा उस हिसाब से आप चलेंगे। अब क्या हुआ, मैंने जैसे पहले भी कहा था कि बांग्लादेश के भीतर अभी कई सारे देश आके अपना पैर जमाना चाहते हैं, बिजनेस करना चाहते हैं। जैसे कि अगर मैं देशों की बात करूं तो अमेरिका से लेके, पाकिस्तान से लेके, चाइना से लेके, डेनमार्क, हर कोई अपना पैर फंसाना चाहता है, जमाना चाहता है वहाँ पे। अमेरिका तो अपना इंटरेस्ट है, बेस चाहिए उसको, तो पूरा अभी बांग्लादेश ही उसको बेस मिल गया। पाकिस्तान एम्यूनिशंस बेच रहा है, खुश है। और अभी तो उड़ती हुई खबर भी आ रही है कि बांग्लादेश पाकिस्तान के साथ न्यूक्लियर ट्रीटी करेगा। अब कीजिए, अच्छी बात है। ऐसे भी तो भंडार भरे पड़े हैं ना, फॉरेक्स रिजर्व हो या इसी, आप कर सकते हैं ट्रीटी। उसके अलावा चाइना पहले ही आके बैठ गया वहाँ पे। वो जमात के साथ बात किया उसने, बीएनपी के साथ बात किया, फिर बात करने के बाद उनको अपने साइड खींचने के बाद अभी इंटरिम गवर्नमेंट को अभी बहलाएगा फुसलाएगा। तो पहला कार्यक्रम क्या है, चाइनीज आके पहुंच गए हैं बांग्लादेश में। क्या करेंगे अभी बांग्लादेश का क्या है, बांग्लादेश अभी चाइना के प्रोजेक्ट में हाथ डालेगा, क्योंकि ना चाइना उसको पैसे देगा। वही सोच हर पाकिस्तान का भी वही सोचता, श्रीलंका का भी वही सोचता, मालदीव्स का भी वही सोचता। तो अब क्या हुआ, बांग्लादेश बहुत इच्छुक है बेल्ट एंड रोड, जो उनका जो इकोनॉमिक कोऑपरेशन वो अलग है,
बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव और ये जो उनका ग्लोबल कॉन्फेडरेशन ऑफ बेल्ट एंड रोड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, उसमें शामिल होना बांग्लादेश चाहता है। तो अभी क्या होगा, अभी होगा ये जो सोलर प्रोजेक्ट वगैरह वो चीन लेके आएगा बांग्लादेश। और चीन का क्या है, चीन बोलेगा मैं लोन दूंगा, तुम मेरे से खरीदो, फिर लोन वापस कर देना। ये उसका, दिस इज अ स्टैंडर्ड डेट ट्रैप डिप्लोमेसी, ये करेगा चीन। और पाकिस्तान वैसे ही रो रहा है, अभी पाकिस्तान को पता चल गया है ना निगल सकता है ना उगल सकता है, वही बात होने वाला है। और ऊपर से जितने नज़दीक जाओगे चीन के साथ, उतने लात पड़ेंगे अमेरिका से, ये भी बात है। तो अभी ये 9 मेंबर जो चाइनीज टीम वो आके पहुंच गई है अभी बेचने। क्या बेचेगा वो, सोलर बेचेगा। तो चाइनीज डेट ट्रैप डिप्लोमेसी, ईच वन ऑफ देम वांट्स अ स्लाइस ऑफ द केक। चाइना को चाहिए, पाकिस्तान को चाहिए, अमेरिका को चाहिए, डेनमार्क को चाहिए, हर किसी को चाहिए स्लाइस ऑफ द केक। तो हर कोई लोन देगा, बोलेगा मैं लोन दे रहा हूं, ये प्रोजेक्ट बनाओ। न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट बना रहे हो, रशिया को इंटरेस्ट का पेमेंट भी नहीं कर रहे हो, इतना प्रॉब्लम है, फॉरेक्स भी नहीं है, ऊपर से $450 मिलियन देने हैं रशिया को, वो नहीं दे रहे हो, दूसरे प्रोजेक्ट्स पे हाथ डाल रहे हो। ये मतलब सोचने वाली बात है। मैंने कहा ना कि बांग्लादेश के भीतर, जो सरकार के भीतर क्या चल रहा है किसी को नहीं पता। तो यही हाल है अभी बांग्लादेश का। अब इस बीच और एक बड़ा जो है घमासान मच गया है बांग्लादेश के भीतर। हुआ क्या है, जब बांग्लादेश में रिवॉल्यूशन चल रहा था, तो ये जो एंटी डिस्क्रिमिनेशन मूवमेंट जो चला रहा था, ये नाहिद इस्लाम, ये आसिफ मोहम्मद, ये अबू बकर, और वो जो क्या नाम है उसका, वो जब स्पेशल असिस्टेंट है, मैं नाम भी भूल रहा हूँ यार, स्पेशल असिस्टेंट जो है इंटरिम हेड का, वो ये सारे चला रहे थे, ये स्टूडेंट एंटी डिस्क्रिमिनेशन मूवमेंट, जो रिवॉल्यूशन लीड कर रहे थे स्टूडेंट्स। तब क्या हुआ था, तब बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी और जमाते इस्लामी उनको सपोर्ट कर रहे थे, और ये लड़के जो थे मज़े से उनका सपोर्ट ले रहे थे, क्योंकि ना वो चाहते थे कि तख्ता पलट हो, रिजीम चेंज हो। अब क्या हुआ है, जब ये लड़के बन गए हैं मंत्री, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी क्या बोल रही है, 90 डेज में इलेक्शंस करो। ये लेकिन अभी राजी नहीं हो रहे हैं। क्यों ना, देखिए, वंस यू टेस्ट पावर, उसके बाद क्या होता है ना, और कुछ नहीं दिखता, तो पावर ही पावर दिखता है। और बगैर इलेक्शन के मंत्री बनना, फिर गद्दी पे बैठ के ऑर्डर देना, जैसे कि ये लड़का जो है नाहिद इस्लाम, उसने क्या किया था, जब रिवॉल्यूशन चल रहा था, तब जब इंटरनेट बंद किया गया था, बड़ा हंगामा मचाया था, इंटरनेट बंद कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। अभी जो चट्टग्राम का हिल ट्रैक्ट में जो अभी जो प्रॉब्लम हुआ था, किसने बंद किया इंटरनेट, इसी ने बंद किया था ना इंटरनेट। हाँ, और उस तरफ जब फ्लड्स हुआ, फिर से दोबारा बोला कि भारत के लिए फ्लड्स हो रहा है। तो ये जो है ना, जब बाहर होते हैं एक बात करते हैं। देखिए, अभी गद्दी मिल गया उसको, अभी वो बोल रहा है कि इंटरनेट बंद करने के बाद बोल रहा है कि मैंने इंटरनेट बंद नहीं किया, लेकिन उसी ने इंटरनेट बंद किया था। तो अभी लग रहा है कि इंटरनेट बंद करना चाहिए। तो जब तुम पावर में हो तो तुम मनमानी कर सकते हो, यू विल रन द डिक्टेटरशिप। तो यही सब चलेगा अभी। तो ये लोग अभी गद्दी मिल जाने के बाद ये कोई गद्दी अपना छोड़ना नहीं चाहते हैं। तो ये अब क्या करेंगे, ये और वो आर्मी जनरल जो है, ये अभी यूनुस साहब को क्या कर रहे हैं, अभी बोल रहे हैं कि चलिए अभी जो है हम रिफॉर्म्स लाएंगे, तो अब 5-7 साल आराम से हम चलाएंगे गवर्नमेंट को, कोई इलेक्शन नहीं है, हम एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट ऐसे चलाते जाएंगे। और बीएनपी पार्टी और जमात वाले क्या बोल रहे हैं भाई हटो, इलेक्शंस करवाओ, एक कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट आएगा, फिर रिफॉर्म्स होगा। और वो भी सही बात बोल रहे हैं, क्योंकि ना जो इलेक्शन होने के बाद ही एक सरकार आती है, सरकार ही ऐसे ठोस कदम ले सकती है। ऐसे अरे कोई भी आके बैठ के गद्दी पे ऐसे कैसे डिसीजंस ले सकते हैं, हुआ है कभी क्या। ऊपर से और एक दबाव है कि जो इस्लामिक रेडिकल्स है वो क्या बोल रहे हैं, जो अभी अगर कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट भी होगा अभी, और ये सेकुलर नहीं रहेगा बांग्लादेश, इसको अभी इस्लामिक रिपब्लिक डिक्लेयर करना
होगा। तो अभी जो ये स्टूडेंट लीडर्स और ये जो इंटरिम गवर्नमेंट है, इनके बीच और दूसरे जो पॉलिटिकल पार्टीज़ है, उनके बीच भी अभी सही इक्वेशन नहीं है। सही में बताऊँ, ये जो गवर्नमेंट है, इट इज़ नॉट अप टू द मार्क। दे आर अनेबल टू इवन रन द डेली अफेयर्स, एवरीडे अफेयर्स। तो अगर एवरीडे अफेयर्स भी अगर चला सकते थे, तो ये एक पीस और ट्रैंक्विलिटी होता गवर्नमेंट में। अब क्या क्या ये देखिए, उनका होम होम डिपार्टमेंट संभाल रहा है एक एक्स आर्मी लेफ्टिनेंट जनरल। उसने क्या दिया, उसने क्या कहा, उसने कहा कि आर्मी को मैजिस्ट्रियल पावर दे दीजिए। अब मैजिस्ट्रियल पावर जब दे दिया तो पूरे पावर चला गया, जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन का पावर पूरा मिलिट्री के हाथों चला गया है। तो ये बहुत खतरनाक बात है। किसी भी वक्त, कि ना प्रेसिडेंशियल ऑर्डर से ये हुआ है ना, किसी भी वक्त दोबारा से तख्ता पलट हो सकती है और आर्मी जनरल कैन सिट इन द सीट ऑफ मोहम्मद यूनिस, कभी भी हो सकता है। और एक बात है, मज़ेदार बात ये है कि ये हमारे हाई कमिश्नर साहब जब बीएनपी से मिले, तुरंत ही आर्मी चीफ जो है वो यूनिस साहब से मिलने चले गए। तो यूनिस साहब तो अभी गए हैं यूनाइटेड नेशंस के जनरल असेंबली में, अभी 6-7 दिन रहेंगे। तो बांग्लादेश के भीतर किस तरह का जो पॉलिटिकल डायनामिक्स चेंज होता है ये 5-7 दिनों में, किसी को नहीं पता है क्या होगा। आर्मी पावर ले सकती है या दोबारा से लड़के सड़कों पे उतरेंगे या क्या होगा, कुछ पता नहीं है। इससे मुझे याद आ रहा है, ये एक ग्रीक फिलोसोफर थे प्लेटो, 375 बीसी शायद, उन्होंने एक किताब लिखी थी दे रिपब्लिक, उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन है द रिपब्लिक। उसमें उन्होंने एक चीज़ लिखा था, उन्होंने लिखा था कि जो डेमोक्रेसी जब बहुत ज़्यादा खतरे में आ जाएगा ना, तो अराजकता हो जाता है। जब अराजकता बहुत ज़्यादा होता है ना, तो तानाशाही हो जाता है। देखिए, इलेक्टेड गवर्नमेंट था, उसको ज़बरन तख्ता पलट करके निकाला बाहर। अब क्या हुआ, अब अराजकता में है बांग्लादेश। अब अराजकता में देखिए, गिने चुने लोग ये सरकार चला रहे हैं। इट्स सॉर्ट ऑफ मोबोक्रेसी। एक प्ले राइट था, फ्रेंच प्ले राइट 1700 एंड सम 1730s में शायद, उसने ये वर्ड कॉइन किया था, मोबोक्रेसी। ड्रामा लिखता था प्ले राइट, मतलब। तो वो उसने भी यही कहा था, मोबोक्रेसी की बात की थी। तो मॉब अगर सरकार चलाएगा तो धीरे धीरे क्या होगा, जो इनोसेंट लोग हैं, जो डेली जो लोग हैं, फैक्ट्री वर्कर्स हो, जो कॉमन मैन है, उन वो बोलेंगे कि भाई ये मोबोक्रेसी से बेहतर हमें कोई एक तानाशाह अगर रूल करे, उस वो तो हमें बचा लेगा ना। वरना ये मॉब तो डेली आएगी, डेली किसी को मारेगा पीटेगा और उसका जीना हराम कर देगा। और जैसे कि अभी क्या हो रहा है, अभी गारमेंट फैक्ट्रीज बंद, सब कुछ बंद है। तो इट्स नॉट अ वेरी कंड्यूसिव एटमॉस्फेयर टू रन बिजनेस इन बांग्लादेश। कोई भी बिजनेसमैन को आप पूछिए, खतरे से खाली नहीं है। कब किसके बिजनेस को बंद कर दे, कब किसके बिजनेस को जला दे, किसी को पता नहीं। तो ये माहौल है, ये अराजकता का माहौल है। तो देखिए, प्लेटो का बात सच होता है कि नहीं, अब आगे आगे देखिए, अब चंद दिनों में ही आपको पता चल जाएगा क्या होने वाला है। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करें। तो अगले वीडियो तक नमस्कार।